हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हमारे साथ एक बहुत बड़े और गेस्ट है जो कि अभी टीसीएस में वर्क कर रहे हैं, जिनको एनक्यूटी देने के बाद डिजिटल का रोल मिला है। अभी वो डेवलपर है। तो आज हम लोग उनसे उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, टीसीएस में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, सब कुछ के बारे में इन डिटेल्स जानेंगे। सो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सके। So this video is going to be very informative and helpful for all of you. So let's start our session. Hi Costa, how are you? Yes, Sanchita, I am doing very well, and I wish you best of luck for this session actually. Yeah, thank you so much. So आज हम जो सेशन करने वाले हैं उसके लिए हम पहले कौस्तव से उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पूछ लेंगे। So कौस्तव, can you please introduce yourself briefly? तो जैसे कि तुमने बोला, मेरा नाम है कौस्तव और मैं कोलकाता से ही हूँ। मेरा कॉलेज एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता से मैंने कंप्लीट किया है। बीटेक में मेरा सीजीपीए था 9.69 और मेरा बैकग्राउंड है आईटी बैकग्राउंड। फिर बीटेक में मैंने स्किल के अगर बात की जाए तो जावा, सी, सी प्लस प्लस इसमें काम किया। उसके बाद फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज जैसे कि एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट। और उसके बाद जो जैसे फ्रेमवर्क होता है जावा का, तो स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, ये सब फ्रेमवर्क में एक्सपीरियंस है मेरा। उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में मैंने यही सब जो टेक्नोलॉजीज है फुल स्टैक जावा का, वही सब थोड़ा बहुत यूज करके फ्रंट एंड मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया कॉलेज प्लेसमेंट से। बहुत सारी कंपनीज थी, उनमें से टीसीएस डिजिटल का जो रोल था वो मुझे अच्छा लगा और काफी स्टेबल कंपनी है, तो फाइनली टीसीएस में ज्वाइन किया। अब 10 महीना हो गया, लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था, तो अभी अच्छा चल रहा है। तो पैकेज भी अच्छा ही मिलता होगा डिजिटल में। ये जैसे कि सबको पता है कि टीसीएस डिजिटल काफी लाइक टायर 3 कॉलेजेस में काफी क्रेज है टीसीएस डिजिटल का, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन एक्चुअली। या ओके। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। क्या फर्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन थे आपके पैनल में? सो इफ यू कैन से। तो मेरा टीसीएस डिजिटल का जो जर्नी था वो थोड़ा सा यूनिक है। मतलब यूनिक नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है कि मैं जो पहले बार एनक्यूटी दिया था कॉलेज से, तो उससे मुझे निंजा का ऑफर मिला था। ठीक है। तो निंजा का ऑफर मिलने के बाद सबको पता ही होगा कि एक अपग्रेडेशन का भी एग्जाम होता है कि अगर आपके पास निंजा का ऑफर है तो आप एक एग्जाम देके उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही और उसके बारे में मुझे पता चला, टीसीएस का मेल आता है अगर आपके पास निंजा का ऑफर हो तो। फिर उसका भी एक एग्जाम होता है, जैसे कि एनक्यूटी में 2 पार्ट होता है, एक नॉर्मल पार्ट होता है, उसके बाद एक एडवांस्ड पार्ट भी होता है। तो उस एग्जाम में क्या होता है ना, खाली एडवांस्ड का ही क्वेश्चंस रहता है, मतलब एप्टी और लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इस सब में खाली एडवांस सेक्शन रहता है और 2 कोडिंग क्वेश्चन रहता है। तो वो एग्जाम मेरा ऑनलाइन नहीं हुआ था, वो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है। तो पहला वाला जो कोविड सिचुएशन था, तो पहला एनक्यूटी तो रिमोट ही दिया था, लेकिन ये वाला जो अपग्रेडेशन का एग्जाम था वो इन सेंटर हुआ था। तो वो सेंटर एग्जाम में कोडिंग क्वेश्चन अच्छा गया था, मतलब दोनों ही बन गया था। तो मैं श्योर था कि मेरा डिजिटल का ये वाला तो इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू नहीं, मतलब एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा। उसके बाद उसका 2 हफ्ता बाद रिजल्ट निकला। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को उसका 1 हफ्ता के बाद, मतलब जिस दिन रिजल्ट निकला उसके 1 हफ्ता बाद सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इंटरव्यू कोलकाता का ऑफिस में हुआ था और इंटरव्यू इन पर्सन था। तो इंटरव्यू के दिन सुबह 9 बजे हम लोगों को बुलाया गया था सेंटर में। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद सबको क्यूइंग किया जाता है। तो उसके बाद जो सीरियल वाइज होता है, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट रहता है उस दिन, तो बुलाया जाता है सबको सीरियली। मेरा जो पैनल था उसमें 3 पीपल्स वर देयर। वन वाज जो मैनेजरियल राउंड लेते थे, और एक था एचआर, और एक शायद टेक्निकल, 2 टेक्निकल थे। और जो एचआर थे वो इन एंड आउट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा साइमल्टेनियस पैनल्स में इंटरव्यू चल रहा था, तो वो एक जगह पे बैठ नहीं रहे थे। जब कहीं पे उनका रिक्वायरमेंट हो रहा था कि अब वहां पे टेक्निकल इंटरव्यू हो गया है, उधर एचआर का होगा, तो वो आके इंटरव्यू राउंड का वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो टेक्निकल इंटरव्यू का तो
अगर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर बोलना हो तो निंजा में तो बेसिक सबको पता ही है कि ज़्यादा डीप पे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। जो सीवी में मेंशन रहता है बेसिक टेक्नोलॉजीज, उसी का जितना अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर जावा है आपका उधर, तो आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लिटिल बिट ऑफ हैंड्स ऑन कोडिंग ऑल्सो, स्मॉल पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, ये सब को थोड़ा बहुत पूछ पूछ सकता है निंजा का इंटरव्यू में। मोस्टली सीवी से ही पूछता है, उतना प्रोजेक्ट के डीप में डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जो डिजिटल इंटरव्यू और निंजा इंटरव्यू का मेन डिफरेंशिएटर है वो है प्रोजेक्ट का। क्योंकि डिजिटल में जब आप जाते हो तो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर और जो टेक्नोलॉजीज आपने प्रोजेक्ट में यूज किए हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका ग्रिप काफी अच्छा होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो जो प्रोजेक्ट में जितना जो भी टेक्नोलॉजी कोई अगर मान स्टैक से डेवलप किया है तो फिर एंगुलर, वो मोंगोडीबी, ये सब से थोड़ा बहुत उसको पूछता है। अगर कोई ए आई एम एल का प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको ए आई एम एल का बेसिक्स से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए कि जो मैंने जो प्रोजेक्ट में यूज किया है वो उसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा जावा का फुल स्टैक जावा का प्रोजेक्ट था, तो मुझे स्प्रिंग बूट ये सब से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज रहता है कि डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि नहीं। निंजा में तो नहीं पूछा जाता है, सबको पता ही है। लेकिन डिजिटल में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, या फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक क्यू, ये सब ट्री ग्राफ तक उतना दूर तक बात नहीं जाता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस तो पूछता ही है। अगर आपका सीवी में कुछ सब्जेक्ट्स भी मेंशन है, जैसे कि आप सीएससी का अगर स्टूडेंट हो तो बस। सीएससी में जैसे कि डीबीएमएस हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारा स्टूडेंट ये सब मेंशन रखता है। तो हाँ। उन लोगों को ये सब सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो यही जो इंटरव्यू में होता है, यही पूरा मतलब बात है इंटरव्यू का। ओके, सो एज वी कैन सी कि निंजा में उतना इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि सीवी से जो आपने मेंशन किया है तो उसका बस बेसिक सा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और अगर डिजिटल में बात करते हैं तो डिजिटल में आपके सीवी के साथ साथ जो मतलब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स किया है उनका इन डेप्थ नॉलेज बहुत ही जरूरी है। साथ में कोडिंग के नॉलेजेस के साथ डीएसए के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि एरे हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, ये सब से स्टैक हो गया, ये सब से आप लोगों को पूछा जा सकता है। लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं, जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्री ग्राफ्स, ये सब उतने डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे, राइट? राइट राइट राइट। ओके ओके। सो आपसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस ओवरव्यू में अगर आप बता सकते हो कि क्या पूछे गए थे, इफ यू कैन से। प्रोजेक्ट के रिलेटेड सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपका प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट के थ्रू। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था, अगर उसका ही एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर देना चाहूँ, तो हम्म। मेरा प्रोजेक्ट था एक जावा बेस्ड प्रोजेक्ट था। उसमें क्या था कि एक रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम था। ओके तो उसमें ओके। हम लोग एक डायनेमिक फेयर करके एक नया फेनोमेनन है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया था। तो उसमें क्या था कि मान के चलिए जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, दार्जिलिंग का समर में बहुत लोग वैकेशन मनाने दार्जिलिंग जाते हैं, तो यस। उधर का जितना भी ट्रेन है तो उधर का अभी फेयर थोड़ा हाइक हो जाता है। तो यही सब कंसेप्ट को यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू और फ्रेमवर्क यूज से, स्प्रिंग बूट, सर्वलेट, ये सब यूज करके हम लोग ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इस प्रोजेक्ट में क्वेश्चन जैसे कि हम लोगों को पूछा गया था कि इसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपने क्यों यूज किया था। तो स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क होता है उसका एडवांटेज क्या है, वही मेरा प्रोजेक्ट में, इसीलिए मैंने उस प्रोजेक्ट में उसको यूज किया। उसके बाद पूछा जाता है कि आपने जो डेटाबेस यूज किया, कौन सा डेटाबेस यूज किया। जैसे कि ओके। लीनियर डेटाबेस भी होता है, आरडीबीएमएस होता है जैसे रिलेशनल हम्म। डेटाबेस, फिर हाँ। मोंगोडीबी भी होता है जो और भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जो रिलेशन को फॉलो नहीं करते, वो उतना वो उसका डेटाबेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है अगर आपने प्रोजेक्ट में ये सब इस्तेमाल किया है तो। और एक बेसिक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं प्रोजेक्ट बनाते समय, कि ईआर डायग्राम जो प्रोजेक्ट है उसका जो ईआर डायग्राम है, तो उसको हाँ। थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या एंटिटीज है और क्या क्या एंटिटीज से किस किस एंटिटीज का जो रिलेशन है उसका थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होना चाहिए। तो यही सब क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। सो जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपका जो प्रोजेक्ट था उसमें डेटाबेस का बहुत अच्छा खासा यूज था, इसीलिए अगर आप लोग में से भी कोई जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इस वीडियो को,
तो आप लोग भी अगर डीबीएमएस को यूज करके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए कौस्तभ का सजेशन है कि ईआर डायग्राम आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आपने जो प्रोजेक्ट किया है उससे आप लोगों को जो एंटिटी है उसके बीच जो रिलेशन है, एट्रीब्यूट्स है, वो सब आप इंटरव्यूअर को समझा सके, ताकि इंटरव्यूअर को भी लगे कि आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपने जो मतलब किया है उसका एक ओवरव्यू भी इजी तरीके से ईआर डायग्राम से हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं, राइट? राइट। और प्रोजेक्ट से अगर आप पूछेंगे कि मैनेजरियल राउंड में क्या पूछा जा सकता है, तो प्रोजेक्ट से मैनेजरियल लेवल पे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ग्रुप के हर एक मेंबर के बीच में जो मतलब सपोर्ट है, वो सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता था। हो सकता है कि कोई एक मेंबर से कोई किसी एक मेंबर का कुछ प्रॉब्लम हुआ प्रोजेक्ट के दौरान, ये सब क्वेश्चंस अगर हुआ भी नहीं है तो थोड़ा बहुत इस सब क्वेश्चंस का प्रिपेयर करते ध्यान जाना से पड़ेगा। प्रिपरेशन। यस यस, ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि हम्म। इंटरव्यू के टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग थ्रू द हेड ऑफ अ स्टूडेंट। सो या एट दैट टाइम ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैनेजरियल क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि उसका टेक्निकल स्किल के साथ भी मैनेजमेंट स्किल भी पार है, तो थोड़ा सा उसमें एज मिलता है स्टूडेंट्स को। ओके। सो एज यू ऑल नो दैट मैनेजरियल राउंड जो होता है उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको कुछ भी सिचुएशन या फिर केस स्टडी दिया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको दिमाग ठंडा करके थोड़ा सा पॉजिटिव वे भी उसका आंसर करना पड़ेगा, ताकि मतलब इंटरव्यूअर को ये समझ में आ सके कि आप कितना मतलब पेशेंटली एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। आपका मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट का स्किल एक मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर के होने के साथ साथ कैसे मतलब ये इम्प्रूव कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो अपने। अगर आप कभी टीम लीड बन गए तो आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने कलीग्स को कैसे हैंडल करोगे, ये मतलब पता होना चाहिए, राइट? राइट राइट, एकदम। एक टीम में कैसे काम किया जाता है, एक हम्म। टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब हम्म। थोड़ा बहुत अगर आप सीख लोगे अपना हम्म। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के थ्रू, तो ये काफी आसानी से हैंडल हो सकता है ये क्वेश्चन। ओके। सो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जब ऑफर मिला था, कि ऐसे आपने कहा कि पहले आपको निंजा का ऑफर मिला था, उसके बाद आपने अपग्रेडेशन किया है डिजिटल में, तो जब आपको निंजा का ऑफर मिला था उसके टाइम से लेकर डिजिटल के ऑफर मतलब अपग्रेडेशन तक आपको कितना वक्त लगता है? मतलब एक अपग्रेडेशन का जो मेल आता है उसमें मतलब कितना ड्यूरेशन होता है? ये तो हर एक साल का जो प्लेसमेंट ड्राइव होता है कोई कंपनी का, उस हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जैसे कि हम लोगों के टाइम पे 2022 का जुलाई में टीसीएस का जो फॉर्म फिलअपिंग ये सब स्टेप्स होता है, इनिशियल फेज, वो स्टार्ट हो गया था। अगस्त का लास्ट वीक में हम लोगों का एग्जाम हुआ था एनक्यूटी का। फिर सितंबर का फर्स्ट वीक में रिजल्ट था, उसके मतलब जो टेस्ट किया क्लियर किया था उन सब का रिजल्ट आया था। उसके बाद सितंबर लास्ट वीक में सबका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था, और फिर नवंबर फर्स्ट वीक से ऑफर रोल आउट होना चालू हो गया। उसके बाद ये अपग्रेडेशन का जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस, फर्स्ट मेल मुझे लगता है 2023 मार्च में आया था, तो हार्डली 3 मंथ्स इट कैन टेक ओके। एक्चुअली। सो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मंथ आपको लगेंगे कि आप एक रोल से दूसरे रोल में अपग्रेडेशन के लिए मेल आने के, राइट? ये ओके। वैरी भी कर सकता है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि 3 महीने ही लगेगा, प्लस हम्म। माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। ओके। सो जैसे कि आपने कहा कि आपने दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे डिजिटल के लिए, सो इसका मतलब ये है कि आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आता है, और आपने आप कहा कि आपका जावा बहुत स्ट्रांग है, और आपने जो प्रोजेक्ट भी किया था फाइनल ईयर में वो भी जावा से रिलेटेड है। सो कैन यू प्लीज टेल अस कि आपका कोडिंग क्वेश्चंस क्या क्या थे, अगर आपको याद है तो? आ, पहला क्वेश्चन, अभी लाइक बहुत दिन हो गया तो मुझे उतना कोडिंग क्वेश्चन का मतलब पूरा तो नहीं पता है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन एक एरे बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसमें शायद कुछ शिफ्टिंग करना था कुछ एलिमेंट्स का, शायद जीरो का लास्ट में शिफ्टिंग करना था, ऑल जीरोस टू बी शिफ्टेड टू द लास्ट ऑफ एंड द ऑफ द एरे। एरे। ओके ओके यस ओके यस यस, एग्जैक्टली, तो ओके। ये एक क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन का मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करना था, कुछ स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ था, तो उस एरे ऑफ स्ट्रिंग में कुछ लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्ट करना था, उसके साथ भी कुछ कंडीशन था, तो उसमें मुझे याद है कि हैश मैप का यूज हुआ था। तो पूरा ओके। क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज यूज हुआ था। पहला क्वेश्चन रिलेटिवली इजी रहता है, बेसिक ऑपरेशनल कोडिंग रहता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर मीडियम तो टू हार्ड डायरेक्टली लेवल। रिलेटेड नहीं रहता। या यू कैन एक्सपेक्ट दैट।
ओके, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा था, जैसे कि कौस्तव ने कहा, वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का था। तो अगर आप लोग एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, इनका जो बेसिक सा क्वेश्चंस है जो कि इंटरनेट पे बहुत ही अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को लिंक दिया था, ब्लाइंड 75 शीट या फिर स्ट्राइबर्स के जो शीट है उनसे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां पर वो सब अवेलेबल है ऑलरेडी, बिगिनर्स के टाइप के जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा मीडियम टू इंटर, मतलब जो हार्ड लेवल का होता है, वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को डीएसए का कॉन्सेप्ट, मतलब मीडियम से इंटर हार्ड लेवल तक आप लोगों का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, टू क्रैक द डिजिटल इंटरव्यू। सो क्या आपको पता है कि एक कोडिंग क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें भी क्या डिजिटल का मतलब मिलता है रोल, या फिर आपको दोनों ही कोडिंग मतलब सॉल्व करना पड़ता है? क्योंकि अगर आप दो कोडिंग सॉल्व करते हो तो इट्स कंफर्म दैट आपको मिल ही जाएगा, उसमें शॉर्टलिस्ट आप हो ही जाओगे। लेकिन अगर कोई एक कोडिंग सॉल्व कर सकता है तो उसका मतलब क्या चांसेस है ऑफ सिलेक्शन? देखो, लास्ट ईयर से इस ईयर का टीसीएस का हायरिंग प्रोसेस पूरा चेंज हो गया, क्योंकि ओके। लास्ट ईयर तक प्राइम नहीं था, अब प्राइम आ गया है। तो अभी क्या हो रहा है ना, जो इस साल जितना भी स्टूडेंट्स एनक्यूटी दिया, मेरे जूनियर्स जो मुझसे कांटेक्ट रखते हैं उनसे मेरा बात हुआ, मोस्ट हम्म। ऑफ द जूनियर्स का कहना ये था कि अगर पहला कोडिंग क्वेश्चन आप कर देते हो तो आपका, हम्म। और आपका एप्टी वगैरह सही गया हो, मतलब ठीक ठाक गया है एप्टी आपका, हम्म। हम्म। एडवांस एप्टी और नॉर्मल जो एप्टी रहता है वो, हाँ और एक हाँ। कोडिंग क्वेश्चन आपने पूरा किया है, मतलब हर एक टेस्ट केस रन कर गया है, हम्म। तो मोस्टली सबको डिजिटल का कॉल आया है, ठीक है। ओके। अभी का जो सिनेरियो है, हम्म। जो एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया है तो वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर एप्टी ठीक ठाक है तो निंजा का तो उनको आपको कॉल आएगा। निंजा का रोल अगर मिलेगा, हाँ। या अगर दो डेढ़ क्वेश्चन भी अगर सॉल्व किया, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है कोडिंग का और सेकंड क्वेश्चन का कुछ टेस्ट केस पास कर दिया है, तो हम्म। उस हिसाब से उन लोग को प्राइम का भी कॉल आ सकता है। ओके, सो अगर आप लेकिन लोग ऐसा एक कोई, से अगर आप लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो विद, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एडवांस एप्टीट्यूड और जो फाउंडेशन सेक्शन का एप्टीट्यूड है वो भी आपको ठीक से, मतलब आपका जो क्वालिफाई मार्क्स होता है, जैसे कि कट ऑफ होता है, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग एप्टीट्यूड में कुछ अच्छा नहीं करोगे और सिर्फ कोडिंग करके आओगे तो आप लोगों को डिजिटल का कॉल मिल जाएगा, राइट? So if you do 1.5 coding or two codings and pass all the test cases, then you can get the call for prime, right? right, I mean, right. That's the case I have observed. Like there is no such rule there that yeah. like in NQT we do not get any rank card or something like that. So we do not have हम्म। any hard and fast rule, but this can we expect actually. एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम का क्वेश्चन भी कैसा है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं। तो हाँ, कोई शिफ्ट में थोड़ा सा इजी आ जाता है, कोई शिफ्ट में थोड़ा सा मतलब हार्ड आ जाता है, तो कट ऑफ के बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा एंड रोल डिसाइड होगा, राइट? हाँ, मतलब एनक्यूटी में आप कैसा एग्जाम दे रहे हो उससे ज्यादा आपका जो साथ में जितना पीयर्स आपका एग्जाम दे रहा है वो लोग कैसा एग्जाम दे रहा है वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि सबका कोडिंग बन जा रहा है, आपका एक भी नहीं बन रहा है, कि आपका एक बन रहा है लेकिन आपके सीट में जितना सब एग्जाम दिया सबका दो बन गया, तो उधर कट ऑफ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हाँ, मतलब जनरलाइज करके फिर आपका सिलेक्शन होता है, या? राइट, ओके। जैसे कि नीट वगैरह में होता है, जेई वगैरह में सेम सेम प्रोसेस है, जनरलाइजेशन तो होता ही है मार्क्स का। ओके, सो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपको जो डिजिटल का रोल मिला है अभी, तो आपका मतलब काम क्या है, आपको क्या रोल मिला है उसके? हम्म, मोस्टली जितना भी डिजिटल में जितना भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं सबको, हम्म। मतलब 90% ऑफ द केसेस दे गेट अ डेवलपर रोल। सो ओके। मुझे भी थैंकफुली मिला है डेवलपर का रोल, लेकिन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और उस टाइम पे बिजनेस का क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे भी रोल आपका डिसाइड हो सकता है। वो आपको ट्रेनिंग जब आप स्टार्ट करने जाएंगे इनिशियल डेज में तो उधर आपको बता दिया जाएगा। ओके, सो आई हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप, जैसे कि आपने बोला कि आपको जावा बहुत अच्छे से आता है, मैं पकड़ लेती हूँ सपोज कि आपको दूसरा और कोई लैंग्वेज नहीं आता है, ठीक है? तो ऐसा होता है क्या टीसीएस में कि अगर आपको मतलब आपका प्रेफरेंस का प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है, ऐसा भी होता है क्या? मतलब अगर आपका ट्रेनिंग में आपको पूछा तो जाएगा ही कि आपका प्रेफरेंस क्या है, एंड या अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड अगर आपको दूसरा कोई प्रोजेक्ट में भी शिफ्ट अलोकेट कर सकता है कि? यस, ये तो हो ही सकता है, काफी कॉमन केस है, क्योंकि हम्म। कॉलेजेस में जो होता है जनरली जो ट्रेंड है, मोस्टली हम्म। स्टूडेंट्स जावा या फिर सी प्लस प्लस की तरफ ही जाते हैं, हाँ पाइथन का उतना क्रेज नहीं है अभी हाँ। कॉलेजेस में। तो हम्म। जावा का बहुत एक मतलब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स आर ड्रिवन इन जावा।
या एंड पाइथन भी है, लेकिन जावा थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो हम्म। जावा में स्कोप ज़्यादा है कि आप अगर जावा प्रेफ़रेंस दे रहे हो, तो आपको जावा मिल जाए, ऐसा चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है प्रोजेक्ट उस हिसाब से, तो कंपनी के साइड से भी आपको अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन का भी मौका दिया जाता है। उधर भी आपको कोर्सेज़, सर्टिफ़िकेशंस ये सब का आपको अपॉर्च्युनिटीज़ रहता है। तो आप अगर किसी नया टेक्नोलॉजी डोमेन में शिफ्ट कर रहे हो, तो आप हम्म। उधर से अपना पूरा स्किल एक्वायर करके उसके बाद आप प्रोजेक्ट में घुस सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज में अगर एलोकेट किया जाता है किसी और प्रोजेक्ट में, तो आपको उसका स्कोप मिलेगा कि आप उससे थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो और स्किल्स को आप बढ़ा लो। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि टीसीएस में जो वर्क लाइफ कल्चर है वो कैसा है? और जो कलीग्स है वो, मतलब अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि कोई और लैंग्वेज के सीखने के लिए एलोकेट किया जाता है, तो उसमें कैसे कोऑपरेशन मिलती है बाकी के एम्प्लॉय से? क्या वो भी आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करते हैं सीखने में? अ, आ, जो पहला क्वेश्चन था कि वर्क लाइफ बैलेंस के रिगार्डिंग में, तो हम्म। उसमें क्या है कि आपका इधर प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं है। जो काम असाइन्ड होता है, अगर आपका ठीक-ठाक नॉलेज है, बेसिक अगर आपका क्लियर है, तो आप थोड़ा ट्रेनिंग के बाद ही ये प्रोजेक्ट करने के लिए फुल्ली रेडी हो जाते हो। तो उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सीनियर्स जो है प्रोजेक्ट में, जब आप ट्रेनिंग के बाद जब आप प्रोजेक्ट में एलोकेट होंगे, तो हम्म। उधर प्रोजेक्ट में जितना भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट में कुछ जो कोडिंग स्ट्रक्चर है, कैसे क्या होता है, जो ट्रिक्स एंड होता है उधर कोडिंग का, वो आपको सीनियर्स लोग जो होते हैं सीनियर्स आपका, वो आपको गाइड करते हैं उसमें। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और अगर नया चीज़ सीखने का अगर केस है, तो उसमें सीनियर्स तो हेल्प करते ही हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो बोला कि अपग्रेडेशन का जो स्किल अपग्रेडेशन का होता है प्रोग्राम, वो हम्म। चलता रहता है। हर कोई कॉर्पोरेट में चलता है, तो उधर से भी आप अपना स्किल अपग्रेड कर सकते हैं। So trainings are provided and employees are also very cooperative in this case, right? यस, यस, श्योरली। सो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऐसे कि कौस्तव ने कहा कि टीसीएस में जो वर्क लाइफ कल्चर है वो भी काफी अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, आपके एम्प्लॉयज भी काफी कोऑपरेटिव रहेंगे और आपको बहुत मौका भी मिलेगा कि आप लोग स्किल एनहेंस भी कर सकते हैं, आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इससे क्या आपका स्किल्स भी एनहेंस्ड होंगे और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी मैं कौस्तव से पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए वो क्या सजेशंस देना चाहते हैं कि इंटरव्यू क्रैक करने में थोड़ा सा आसानी हो। अभी टीसीएस का लाइक इंटरव्यू इज नॉकिंग एट द डोर। सो हम्म। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो भी जैसे अपना सीवी प्रिपेयर किया है, क्योंकि इस साल प्लेसमेंट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो जो भी हाँ। अपना सीवी जिस हिसाब से प्रिपेयर कर लिए हैं, तो उस हिसाब से ही अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन रखें। अभी मान के चलिए किसी का डिजिटल का कॉल आ गया है, तो वो उस हम्म। हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करने जाइए। हम्म। जो अपना बेसिक्स है, जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं, उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिए। जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। और जितना अभी डिस्कशन में जो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, उस हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत भी कोडिंग प्रैक्टिसेस अपना करेंगे, तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ प्रेशर भी नहीं ज़्यादा लेना है। तो जिस हिसाब से आपका सीवी है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस करके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए इस टाइम पे। और टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि सबका सेमेस्टर एग्जाम और इंटरव्यू शायद कोलाइड कर जाएगा, तो उस हिसाब से यस। वही थोड़ा मेंटेन करना, टाइम मैनेजमेंट करना, थोड़ा उसी पे ध्यान देने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स। ओके, सो कौस्तुभ की सजेशन ये है कि आप लोग अपने सीवी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और जो भी आप लोग सीवी में लिख रहे हैं उसका अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए, प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए और जो सीएस के कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, तो इनसे भी आप लोग अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोडिंग भी बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इजीली आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, राइट? राइट, राइट, एकदम। ओके, सो अभी मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगी। तो कौस्तुभ को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया और स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से पता चल गया टीसीएस के बारे में भी, और नॉट ओनली दैट कि टीसीएस के बारे में ही पता चला, बल्कि आप लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और डिजिटल के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों को प्रोजेक्ट के गो थ्रू करना है, ये सब भी आप लोगों को पता चल गया है। सो आई होप दिस सेशन हैज बीन सो इन्फॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू।
And thank you, Costa, for being with us and taking this session with me and giving so much informative informations to the students. यस, मैं भी जब स्टूडेंट था तब ये सब बहुत सारा सेशंस मैंने भी फॉलो किया है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है लास्ट मोमेंट में करंट सिनेरियोज क्या है इंटरव्यू का, ये सब जानने के लिए। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए यही चाहूँगा कि वो लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करें और इंटरव्यू क्रैक करें। तो उससे मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी कि सब अपना अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं। तो थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मुझसे थोड़ा बात करने के लिए। धन्यवाद। So we are ending this session here. Thank you, Kaustav, and thank you, students, for watching this video till end. और अपने दोस्तों से शेयर करना और वीडियो को एंड तक देखना अगर आप लोगों को भी टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करना है तो दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। तो तब तक के लिए बाय।